ठीक है, तो प्रीवियस क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में लास्ट लाइन कहाँ तक हुआ था जरा देख लेना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखाए थे शायद। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे इसका डिटेल और एडवांस वर्जन हम लोग अब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबको समझ में आ गया था? रिप्लाई प्लीज़, रिप्लाई प्लीज़ एनीवन। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लिया, सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने डिस्कस किया था। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि जिस तरह से हम लोग, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी वर्क को एनालाइज करते हैं जो मास के मूवमेंट के वजह से हुआ हो, किसी फोर्स के लगने से मास के मूवमेंट के वजह से हुआ हो, वहाँ हमारा सारा एनालिसिस, वहाँ हमारा सारा स्टडी, हमारा सारा एनालिसिस में हमारा काम चल जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एक और क्वांटिटी को हम लोग लेके चलते हैं जो हमारे स्टडी के एनालिसिस को, हमारे कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर बनाता है। क्या था वो चीज़? कौन सी चीज़ को हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा? यस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्योंकि होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो क्षमता है जिसके वजह से हम किसी वर्क को करा सकें, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने वर्क को हम करा सकें, कितने चार्ज पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लेके चलें तो शायद हम ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस कर पाएंगे। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग लेके चले। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम लोग U से डिफाइन करते हैं, सपोज दैट पॉइंट A की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्पेस में कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई चार्ज Q है, तो हम लोग कहेंगे कि UA इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A ऑफ चार्ज Q। और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना U इज फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग VA से लिखते हैं, और VA और UA के बीच में रिलेशन कैसे होगा? तो योर VA इज इक्वल टू UA अपॉन Q, मीन्स योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अब समझ चुके हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो। साथ साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक नई क्वांटिटी को हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोग कहेंगे। एक नई क्वांटिटी को हम लोग लेके चलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉट दैट? कोई लॉबी में ऐड हो रही हो? रूपांजलि, ओके ठीक है, तो एक नई क्वांटिटी को हम लोग लेके चलते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो वापस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नई क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया, और एक चीज समझ लो, अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा ये सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो बहुत ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सबसे बेहतरीन ये सब्जेक्ट लगेगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आप लोग रेगुलर क्लासेस कीजिए, मेरा सारा क्लास अटेंड कीजिए, ये पेपर आपको सबसे बेहतरीन पेपर लगेगा। बस आपको ये बेसिक्स हमेशा क्लियर रखना है जो हम लेके चल रहे हैं, बहुत मजा आएगा इस पेपर में। ठीक है, तो इसको हम लोग उसी तरह से स्टडी करेंगे। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझ लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लें, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो। देखो, एनर्जी को तो हमने डिफाइन कर दिया, हमने ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लेके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को भी समझा दिया, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं,
अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो तो हम लोग यूएस उसको डिफाइन भी कर देते हैं, एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह ग्रेविटी के केस में जब हम लोग जाते थे तो एक पॉइंट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते थे। और कौन सा? तो हमेशा जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते थे कि ये मीन सी लेवल है यानी डेटम है, डेटम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो लेके डेटम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ का ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है और हमेशा की तरह क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2 है, अगर h हाइट पे है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है, जिसपे एक m मास के ब्लॉक को हमने रख दिया, m मास के ब्लॉक को हमने रख दिया, ठीक है। ये सिस्टम हमने बना दिया, हर बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से सबका क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सिस्टम को हमने तैयार करके रख दिया। अब जब भी इस प्लेटफॉर्म को हटाएंगे हम लोग, जब भी इस प्लेटफॉर्म को अचानक से हटाएंगे क्या होगा यहाँ पे, जब भी इस प्लेटफॉर्म को अचानक से हटाएंगे क्या होगा यहाँ पे, यस ब्लॉक नीचे गिरेगा, ब्लॉक नीचे गिरेगा, कहाँ आएगा, ये ग्राउंड पे आके गिरेगा, यानी यहाँ पे वर्क हो रहा है। जब भी इस प्लेटफॉर्म को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ पे वर्क हो रहा है ना। वर्क क्यों हो रहा है? तो इस ब्लॉक पे हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। वो कितना है फोर्स? वो फोर्स कितना है? mgh नहीं, mgh इज एनर्जी, mg फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपको पता है सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये फोर्स है, ये फोर्स हर वक्त लग रहा है। जब प्लेटफॉर्म है तो ये फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रखा है इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ने, इस प्लेटफॉर्म ने जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट किया, इसने इसको बैलेंस करके रखा था। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म को हटाएंगे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हट गया यहाँ से, जैसे ही इस प्लेटफॉर्म को हटाएंगे ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसने इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करके रखा था वो अचानक से हट गया। तो अब बचा सिर्फ ये फोर्स, और इस फोर्स ने इसको नीचे की तरफ पुल किया, यानी इस फोर्स ने h हाइट से इसको डिस्प्लेस किया h डिस्टेंस से। तो यहाँ पे एक वर्क हुआ, हर बार ये होगा, जब जब ये प्लेटफॉर्म हटाएंगे तब तब ये वर्क होगा, एग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाँ बोलो, यस। रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हैं आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए, ठीक है। समझ लो, एक बार और अच्छे से समझ लो, किसका क्वेश्चन है ये? सौम्या, ओके सौम्या अपना वीडियो भी ऑन कीजिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। सौम्या देखो ध्यान से समझो, और बाकी स्टूडेंट्स से भी बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल हमने ले लिया 0, ठीक है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, कौन सा? जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 1 का जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कॉन्फ़िगरेशन 2 का mgh पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने किससे लिया है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना तो एक जीरो लेके चलते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। अगर आपको अपना हाइट नापना है तो अगर फीता से हम लोग हाइट नापेंगे ना मेजरिंग टेप से, तो कहाँ से लेके चलेंगे? जीरो से मेजर करेंगे ना, जीरो एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे। तो होता क्या है ना कि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लेके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझा रहे हैं। तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में भी एक जीरो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, ठीक है। तो जीरो रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? जहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो वो जीरो रेफरेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पॉइंट हमें लेके चलना होगा जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां तो देखो ग्रेविटी में बहुत आसान है एज्यूम कर लेना कि यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इसका कारण भी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉइंट जहां का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो वो हमें कैसे मिलेगा? तो यूनिवर्स में हम कहीं भी घूम लें, पूरे यूनिवर्स में हम कहीं भी घूम लें, दुनिया की यूनिवर्स की हर एक चीज़ें किस चीज़ से बनी है? हर एक चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी है ना। कोई भी चीज़ हो,
कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ें किससे बनी है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली किससे बना है? एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या है? तो एटम्स के अंदर चार्ज है। एटम के अंदर चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एज ए नेगेटिव चार्ज अलग अलग ऑर्बिट्स और अलग अलग ऑर्बिटल्स में अपने न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है। हाँ, एक और पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। यानी दुनिया की, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ बनी हो, वो बना होगा किससे? एटम से बना होगा, और उसके अंदर चार्जेस हैं। और जहाँ भी कोई चार्ज होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ भी कोई चार्ज होगा वहाँ उस चार्ज से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस चार्ज से जुड़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब सोचो तो हमें कहाँ ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो? सोचो, एज्यूम करो, क्योंकि जहां कहीं भी हम लोग जाएंगे वो मटेरियल एटम से बना होगा, उसके अंदर चार्जेस हैं। तो सोचो तो यूनिवर्स में कोई ऐसा जगह आपको मिलेगा जहां चार्ज नहीं हो? कोई भी ऐसा जगह मिलेगा? स्पेस में भी कुछ सर्टेन पार्टिकल्स रहते हैं, उन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ, वो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ एटम से बने होंगे, और वहां कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और जहां भी चार्ज होगा उस चार्ज से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस चार्ज से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सोचो तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहां लेंगे जहां की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एज्यूम कर लेंगे एक पॉइंट, ठीक है? हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है यूनिवर्स में जहां हम लोग मान लेंगे कि वहां कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं है, ठीक है? हम लोग एज्यूम कर लेंगे, और जाहिर है वहां कोई भी चार्ज नहीं है तो वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ठीक है? तो रेफरेंस लेने की जरूरत हमें यहां भी पड़ती है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड का एनालिसिस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एनालिसिस हो। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जाहिर है वहां की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रेफरेंस ले लेंगे इस केस में। अब समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे फिर से वापस जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे। यहाँ जो वर्क हो रहा है ना, जिसको हमने चर्चा किया कि ये सेट हमने एक बार बना दिया, जब भी इस प्लेटफॉर्म को हम लोग खींच लेंगे अचानक से, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। कहाँ तक जाएगा? तो इस ग्राउंड लेवल तक जाएगा। यानी यहाँ पे एक वर्क हो रहा है। अब सोचो तो ये वर्क किसके वजह से हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बताइए। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग क्यों रहा है? अब ये सोचिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लग क्यों रहा है? हाँ, वर्क तो देखो, फोर्स लगेगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होगा, तब वर्क होगा। ध्यान से सोचिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग क्यों रहा है? अच्छा, चलो ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देके एक्यूरेट आंसर मुझे बताइए। यहां इन चीजों को देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, दोनों जगह दोनों कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी को देखिए, तब बताइए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा है? ध्यान से देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। ओके, मास है और मास पे, ओके ठीक है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। अब एक्यूरेट आंसर के लिए थोड़ा ध्यान से समझो। अगर ये ब्लॉक होता ना, अगर ये ब्लॉक होता, ठीक है, और हम कहते कि इसको मान लो प्लेटफॉर्म हटाए और ठीक इसी लेवल पे दूसरा प्लेटफॉर्म लगा दिया अचानक से, क्या ये ब्लॉक कहीं मूव करता? एक प्लेटफॉर्म हटाए और ठीक उसी लेवल पे उसी वक्त दूसरा प्लेटफॉर्म लगा दिए, विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स ये काम हमने कर दिया, क्या ये ब्लॉक कहीं मूव करता? नहीं ना। ओके, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जस्ट वेट। सबको ये बुक दिख रहा है, ये बॉल दिख रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे
मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जाहिर है वो एक फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर को थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फ्लोर ये डेटम है, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस है जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। इस हाइट पे मैंने इस बुक को रख दिया और इस बॉल को मैंने रख दिया, ठीक है, ओके। अब बॉल मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जो बुक है, ये किस हाइट पे है? इस बुक के हर एक पॉइंट एक सर्टेन हाइट पे है इस फ्लोर से। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है? तो इस बुक के हर एक पॉइंट्स, इस बुक के हर एक पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। लेकिन यही मैं बुक को अगर टिल्ट कर दूं, यही मैं बुक को अगर झुका दूं, टिल्ट कर दूं, तो बॉल मूव करने लगेगा। किसी भी डायरेक्शन में मैं टिल्ट करूं, बॉल मूव करने लगेगा, ठीक है। तो झुकाने का क्या मतलब है? ऐसे अगर मैंने इसको झुका दिया इस बुक को, तो होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका हाइट ज़्यादा है, ये जो पॉइंट्स हैं बुक पे इनका हाइट कम है, यानी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो बॉल मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ? तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है। समझ में आया? यहाँ पे इस पोजिशन पे बुक के हर एक पॉइंट्स का हाइट सेम है, यानी सबका mgh सेम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए इसको। मैंने ऐसे रखा है, ब्लॉक बॉल रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस बुक के हर एक पॉइंट्स का हाइट सेम है एक रेफरेंस पॉइंट से, और हाइट सेम है तो सबका mgh सेम है, यानी सबकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अब देखो, इस वक्त भी तो बॉल पे फोर्स लग रहा है ना, बॉल का जो भी मास हो, इस वक्त भी बॉल पे फोर्स लग रहा है। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा है ना हर वक्त। लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस बुक के हर एक पॉइंट सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हैं। गॉट दैट? लेकिन जैसे ही मैंने इसको टिल्ट किया, तो अब देखो कुछ पॉइंट का हाइट कुछ और है, कुछ पॉइंट का हाइट कुछ और है, यानी यहाँ का mgh कुछ और है, यहाँ का mgh कुछ और है। सपोज दैट h1 हाइट पे ये पॉइंट्स हैं, तो ये mgh1 यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ h2 हाइट है तो mgh2 यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ब्लॉक मूव करने लगेगा, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? बॉल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ भी ब्लॉक के मूवमेंट का कारण क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, कॉन्फ़िगरेशन 2 से कॉन्फ़िगरेशन 1 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तभी तो ब्लॉक मूव कर रहा है। गॉट दैट? तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एनालिसिस से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मास का मूवमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। उसी तरह टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर में भी देखा है, टेम्परेचर में हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है, ठीक है। हमेशा फोर्स कहाँ लगता है? तो हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ हमेशा फोर्स लगता है। इसलिए हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दो पॉइंट के बीच के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात करें। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो इसी प्लेटफॉर्म पे अगर हम वाटर का टैंक रख देते, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे वाटर का टैंक, और मान लो ये पतला टैंक हम लोग यूज़ करते हैं जिसका हाइट कम है, इस तरह का टैंक हमने यूज़ किया। अब इस टैंक में सपोज दैट इस वाटर टैंक में यहाँ पे जाके अगर हम नल लगा दें एकदम इसके सरफेस के बराबर, तो क्या इस नल में पानी आएगा कभी? नहीं आएगा ना। हाँ, पानी थोड़ा सा आ सकता है, पानी थोड़ा सा आ सकता है वाटर के प्रेशर के डिफरेंस और बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर के प्रेशर को अगर हम इग्नोर कर दें तो ग्रेविटी की वजह से तो कभी नल में वाटर फ्लो नहीं करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर इस यहाँ से हम पाइपलाइन यहाँ से गुजार दें और इस पॉइंट पे जाके नल को लगाएं, तब तो पानी जरूर आएगा, फ्लो करेगा ना। क्यों फ्लो कर रहा है? क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हायर है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी लोअर है, और यहां से यहां तक एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें मिल रहा है। ध्यान में आया? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है जिसने इस ब्लॉक को मूव कराया यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है जिसने इस वाटर पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया। यानी पोटेंशियल एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर करें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही किसी चीज के मूवमेंट का कारण बनेगा। गॉट दैट? ठीक है। सेम केस होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि हमेशा हम लोग ग्रेविटी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कांसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सेम चीजें यहां भी होगी। यहां भी एक पॉइंट के पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट के पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं, पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। सपोज दैट अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, वहां इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्यू चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर चार्ज को हमने यहां पे रख दिया, सपोज दैट चार्ज को हमने यहां रख दिया, या एज्यूम कर लो कि मान लो एक सरफेस है, सपोज दैट एक सरफेस है जिसका एक सर्टेन एरिया है। इस एरिया के अंदर इस क्यू चार्ज को हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, और हमने एज्यूम किया कि इस पूरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इस पूरे एरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो ये चार्ज कहीं मूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि सब जगह इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ठीक है, जो कि मान लो यूए के बराबर है। नहीं मूव करेगा ना। चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करना होगा हमें? यस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए। यानी मान लो इसके सराउंडिंग में एक और इस तरह के प्लेट को हमने रख दिया, और एज्यूम कर लो कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जीरो नहीं भी हो तो कम से कम इससे लोअर है। ठीक है, मान लो जीरो है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जीरो है। अब क्या होगा? तो यहां से पॉइंट ए, और सपोज दैट ये मान लो पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज जरूर मूव करेगा, कहां से कहां तक? तो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ करेगा ना। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। समझ में आया? इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यानी चार्ज को आपको मूव कराना है तो आपको क्या करना होगा? तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, यानी एक वोल्टेज क्रिएट करना होगा। और जाहिर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देख लो, मान लो इस पॉइंट, जिस पॉइंट का हमने नाम दिया था ए, मान लो ये पॉइंट है जिसका नाम हमने दिया ए, और ये पॉइंट है जिसका नाम दिया हमने बी। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूए है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूबी है। ठीक है, यूए और यूबी। तो अगर हम लोग कहेंगे कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का भी डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। देख लो, चलो फिर से समझा देते हैं। जैसे यहां हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में हमने देखा कि इस ब्लॉक के मूवमेंट का कारण क्या था? डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी तरह यहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार्ज के मूवमेंट का कारण क्या होगा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने क्या किया? ए पॉइंट एज्यूम कर लिया, ए पॉइंट पे क्यू चार्ज को हमने रख दिया, और हमने एज्यूम किया कि ए पॉइंट एक प्लेट पे है, इस प्लेट का कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो यूए के बराबर है। जाहिर है इस प्लेट के चारों ओर कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम था, इसलिए ये चार्ज कहीं नहीं मूव करता। चार्ज को मूव कराने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमने क्या किया? पास में एक और प्लेट को लाके रख दिया जिसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूबी जीरो है। इस पे एक पॉइंट हमने बी बना दिया। ठीक है, अब क्या है? तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूए है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूबी है। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली चार्ज मूव करेगा। कहां से कहां तक? तो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। अब देखो हमने देख लिया कि इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं ना, हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच में, पहले आ जाओ, इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है बताइए। इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है? यस, UA माइनस UB। अब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस। ये तो एनर्जी का डिफरेंस था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा? यस, VA माइनस VB। और इसको और हम लोग इलाबोरेट करके लिख सकते हैं ना, तो हमें पता है ये कितना है, VA कितना होता है, VA? यस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना, UA अपॉन Q माइनस UB अपॉन Q, ठीक है। तो अब समझ लो इस चीज को कि किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब ज्यादा एक्यूरेट शब्दों में कहें, मैंने आपको पहले ही बताया, देखो सेम अंडरस्टूड है ना। करना क्या है आपको, जैसे आपको फोर्स पता है, मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि कहीं भी फोर्स लग रहा है, मान लो एक ब्लॉक हमने रख दिया, इस ब्लॉक पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग प्रेशर तो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, तो जितने दूर के एरिया में फोर्स लग रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे, ये प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, तो आपको करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकाल देना है, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। गॉट दैट? ठीक है। तो कहीं भी चार्ज को मूव करने के लिए आपको मिलना क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। गॉट दैट? और उसको ज्यादा एक्यूरेट शब्दों में कहें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक नया कंसेप्ट लेके चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, ज्यादा एक्यूरेट शब्दों में कहें, तो हमें ये कहना होगा कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी तो कहेंगे ही, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड से इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग सिमिलरिटी लेके चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक नए कंसेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे लिए, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा, हम लोग कहें कि किसी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, ये वोल्टेज के बराबर होता है। गॉट दैट? इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। जो स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट लिया था कि अगर आपको बल्ब जलाना है, अगर आपको कोई बल्ब जलाना है, सबने बचपन में ये काम किया होगा, जो टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब आपको दिखता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बल्ब को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट आपको बल्ब जलाना है, टॉर्च वाला बल्ब, टॉर्च का जो बल्ब होता है ना, टॉर्च के अंदर जो पहले बल्ब आता था फिलामेंट वाला, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का रहता था। तो आपको करना क्या है, आपके पास टॉर्च की बैटरी है, आपने टॉर्च की बैटरी को निकाल लिया, जो बैटरी आपको इस तरह से दिखता था, ठीक है। इस बैटरी को आपने निकाल लिया और आपके पास कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बल्ब को इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं या कहीं कहीं इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, आगे आपको बताएंगे क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो बल्ब को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या तो हम ऐसे दिखाते हैं या तो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इस बैटरी को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के किस सिंबल से हम लोग दिखाएंगे, तो बैटरी को हमेशा इस तरह। अब कभी किसी ने सोचा है इस तरह से हम लोग क्यों दिखाते हैं बैटरी को, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से? हाँ, प्लस माइनस से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, प्लस माइनस पे
प्लस माइनस में बाद में हम लोग आएंगे, प्लस माइनस तो है ही, लेकिन प्लस माइनस का मतलब बदल जाता है। डीसी सर्किट में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं, लेकिन एसी सर्किट में हम लोग फेज और न्यूट्रल लेके चलते हैं। एसी सर्किट में हम लोग प्लस माइनस नहीं देते हैं, वो अलग चीज़ है। पहले आप इस पे आइए। इसमें आपने देखा कि हमेशा जब बैटरी को दिखाएंगे तो एक बड़ी लाइन को दिखाएंगे, एक छोटी लाइन को दिखाएंगे। कभी किसी ने सोचा है क्यों ऐसा करते हैं? और अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ना, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसी से जुड़ा हुआ है ये। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, बताइए। यस, मैंने आपको बताया ना कि किसी चार्ज को मूव करने के लिए, किसी चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। यहां आपने क्या दिखाया? ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया। ये बड़ी लाइन का मतलब क्या है? ये प्लेट, बैटरी का ये टर्मिनल हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे है, बैटरी का ये टर्मिनल लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे है। गॉट दैट? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे, यानी लाइन से, वायर से जोड़ देंगे। इस बल्ब को उठा के लगा देंगे, यहाँ इस बल्ब को उठा के लगा देंगे और इस तरह से टर्मिनल को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो इस एक्सटर्नल सर्किट में हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से इस एक्सटर्नल वायर्स के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो जब भी होगा तो चार्ज का फ्लो इस बल्ब के अंदर बने हुए फिलामेंट से होकर गुजर रहा है। बल्ब के फिलामेंट का अपना एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आगे चल के जब आपको पढ़ाएंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस सर्किट के अंदर V वोल्ट हमने अप्लाई किया और अगर I करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब का रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो हीटिंग हो रही है बल्ब के अंदर वो करंट का स्क्वायर इंटू R के बराबर है। और ये जो हीटिंग हो रही है फिलामेंट के अंदर ना, उस हीटिंग के वजह से कुछ लाइट एनर्जी भी एमिट हो रही है और जिसके वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। गॉट दैट? समझ में आया? ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको वोल्टाइक सेल के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया था। कौन सा सेल था वो, याद है किसी को? मैंने सिंपल बैटरी के बारे में आपको बताया था, वोल्टाइक सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के एक्शन को बता के। ध्यान में है जो क्लास, जिन लोगों ने अटेंड किया था, जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था कॉलेज में जब क्लास हुआ था, वहाँ मैंने आपको वोल्टाइक सेल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया था कि कैसे केमिकल एक्शन से हम लोग सिंपल बैटरी क्रिएट करते हैं। याद है किसी को? ठीक है, कैसे था वो सेल? तो वो सेल था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, केमिकल सेल, वोल्टाइक सेल। और यहाँ जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं ये ड्राई सेल है। ठीक है, आगे चल के आपको और डिटेल बताएंगे इसका कि कैसे कैसे सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। वो आगे चल के जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा हम लोग वहाँ भी आएंगे। ठीक है, अब वापस हम लोग ड्राई सेल पे आ जाते हैं। अब देखो इसमें है क्या, तो आप सबने कहा कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव और नेगेटिव दे देते हैं। इस पॉजिटिव और नेगेटिव देने का भी बहुत सारा मतलब है। एक सबसे आसान मतलब क्या है, तो हायर पोटेंशियल प्लेट को हमने पॉजिटिव कह दिया, लोअर पोटेंशियल प्लेट को हमने नेगेटिव कह दिया। लेकिन ध्यान में रखना इस पॉजिटिव और नेगेटिव का और भी बहुत सारा मतलब है। जैसे जैसे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा उसको भी आगे चल के हम लोग बताएंगे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, आप सबने देख लिया कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ऐसा डिवाइस दिया जिस डिवाइस को हम लोग बैटरी कहते हैं। इस डिवाइस के अंदर, बैटरी के अंदर, अब देखो सेल को याद करो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता क्या था, उसके अंदर एक जार लेते थे हम लोग। इस जार के अंदर कॉपर प्लेट और जिंक रॉड हम लोग प्लेस कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ एक केमिकल हम लोग रखते थे। कौन सा केमिकल था? यस, H2SO4, कॉपर प्लेट एंड जिंक रॉड हम लोग लेके चलते थे। अब होता क्या था इसके अंदर, मैंने आपको बताया था क्या केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें थी। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता था? कौन सा केमिकल रिएक्शन था? नहीं, एक्सोथर्मिक नहीं,
एक्सोथर्मिक तो अलग चीज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, क्लास 10th में आपको बताया गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। वहां आपको बताया गया होगा कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को डिफाइन करते हैं। हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। याद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को हम लोग लेके चलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये मैग्नीज का मैंने लिख दिया, Mg होगा, यस, मैग्नीज का मैंने Mn लिख दिया, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, निकेल, सॉरी, टिन, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यस यस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा, यस, ठीक है, यस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। उसके बाद रेफरेंस पे हम लोग हाइड्रोजन को लेके चलते हैं। हालांकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, फिर भी रेफरेंस के लिए हम लोग हाइड्रोजन को लेके चलते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। इसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करेगा, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, और नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, आपको 10th लेवल में पढ़ाया गया होगा, 10th लेवल में पढ़ाया गया होगा कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन रेफरेंस पे, और नीचे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर इस टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो किसी केमिकल के अंदर, ऐसा केमिकल जो हाइड्रोजन का जुड़ा, हाइड्रोजन का केमिकल हो, हाइड्रोजन के केमिकल को जिसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। वहीं हाइड्रोजन से नीचे इस टेबल पे जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो हमने केमिकल सेल को स्टडी किया था, यहाँ पे इस केमिकल सेल में क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस करेगा इसको या जिंक डिस्प्लेस करेगा, बताइए। डेफिनेटली, क्योंकि जिंक यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, ZnSO4, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट करने लगेगा, H2, गॉट दैट। और इसके वजह से इन दोनों के बीच में पोलैरिटी डेवलप होगी, पोलैरिटी डेवलप होगी तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा। कहाँ से कहाँ चार्ज क्रिएट हो रहा था, बताइए, कहाँ से कहाँ चार्ज क्रिएट हो रहा था। हमेशा देखो, हमेशा दिमाग में बैठा लेना, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, जिंक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। अब क्यों होगा ऐसा, वो इसी केमिकल रिएक्शन में है। सोचिए और बताइए। ये भी मैंने बताया है क्लास में, जो कॉलेज में क्लास लिए थे उसमें ये चीज़ भी बताए थे, ठीक है। चलो फिर से समझ लो, इसको ध्यान से समझ लो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब हम लोग इसको लेके गए, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इस फ्लास्क में या इस बीकर में हमने H2SO4 को रख दिया, ग्लास बीकर में, ठीक है, या इस फ्लास्क में, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने H2SO4 को रख दिया। उसके बाद हम एक जिंक रॉड लेके आएंगे, कॉपर प्लेट लेके आएंगे। जाहिर है जिंक रॉड जिंक एटम से बना है और एटम्स एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी स्टार्टिंग में ये जिंक रॉड जो है वो एकदम न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। उसी तरह कॉपर का जो प्लेट है ना, वो बना किससे, कॉपर एटम से, और एटम्स एज ए होल न्यूट्रल है, यानी ये प्लेट भी न्यूट्रल है। यानी स्टार्टिंग में आपका जिंक भी न्यूट्रल है और आपका कॉपर भी न्यूट्रल है, यानी इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में।
जैसे ही इन दोनों को लाके हम इंसर्ट कर दिए इस केमिकल के अंदर, अब यहाँ पे इन दोनों पे चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। और क्यों हुआ? तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। गॉट दैट? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम लोग गौर से देखें ना, तो ये H2SO4 कैसे रहता है? H2SO4 का आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2SO4? हाँ, देखो SO4 पे 2 माइनस यानी 2 निगेटिव चार्ज रहता है, और H2 पे 2 प्लस। गॉट दैट? ठीक है। अब जो Zn आएगा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी Zn कौन सा कंबाइन करेगा? तो Zn एटम नहीं कंबाइन करेगा, Zn का आयन कंबाइन करेगा ना। कौन सा आयन? Zn का कौन सा आयन? तो 2Zn प्लस जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी इसको हटा देगा और इसके जगह खुद जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ? SO4 के साथ। समझ में आ रहा है? Zn जाके इसको हटा देगा H2 को, और SO4 के साथ खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो Zn कौन सा कंबाइन कर रहा है? Zn एटम नहीं कंबाइन कर रहा है, Zn 2 प्लस कंबाइन कर रहा है। तो किसी में से भी देखो, किसी भी एटम में से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तभी तो वो एटम पॉजिटिव आयन बनेगा। समझ में आ रहा है? किसी भी एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तभी तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा ना। ठीक है। तो यहां पे Zn रॉड जो न्यूट्रल था उसमें से Zn प्लस को यहां जाना है, इसमें से 2Zn प्लस को यहां जाना है। इसका मतलब उस न्यूट्रल में से Zn प्लस अगर निकल रहा है तो जाहिर है निगेटिव चार्ज तो यहां बच गया ना, निगेटिव चार्ज बच गया ना। जो Zn न्यूट्रल था, सोचो एक एटम का एग्जांपल लेके चलो, एक एटम में जिंक पहले न्यूट्रल था, यानी जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें से Zn प्लस अगर केमिकल के अंदर जा रहा है, और Zn प्लस अगर केमिकल के अंदर जा रहा है तो जाहिर है पहले दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। अगर यहाँ पे Zn प्लस है तो जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गया ना। ठीक है। इस तरह करके बहुत सारे एटम्स में ये चीजें हो रही हैं, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रह गया यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। कोई भी चीजें, कोई भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, कोई भी एटम होगा तो एटम एज ए होल क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। क्यों न्यूट्रल रहता है? क्योंकि न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में अलग अलग ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल में रोटेट कर रहे हैं। यानी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी एटम एज ए होल हर वक्त न्यूट्रल रहेगा। अब जिंक रॉड को हमने लिया तो जिंक रॉड भी अ नंबर ऑफ जिंक एटम से बना है, क्योंकि आपको पता है वो गाड्रोस कांस्टेंट के हिसाब से 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स हैं और सब न्यूट्रल हैं। जैसे ही इस केमिकल में हमने इंसर्ट किया, यहाँ केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। कौन सा केमिकल रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्यों शुरू हुआ? तो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की वजह से, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जितने भी मेटल होंगे वो हाइड्रोजन को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ H2SO4 हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अब H2SO4 का आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो H2SO4 क्यों जुड़ा रहता है आपस में? तो H2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, वहाँ क्या लगेगा? कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इन दोनों को आपस में बांध के कंबाइन कर दिया, केमिकल रिएक्शन में रखा है। कौन सा? SO4 का नेगेटिव चार्ज और H2 का पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच के कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इस केमिकल को बनाए रखा है। ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से ऊपर में जो मोर रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, अगर उनको हम लाएंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ हम लोग जिंक को लाए और कॉपर को लाए, जाहिर है जिंक मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से, जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। किसको? हाइड्रोजन को। अब डिस्प्लेस करेगा तो जाहिर है डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा उसकी जगह पे, खुद आएगा उसकी जगह पे तो उसको भी पॉजिटिव बन के आना होगा, यानी Zn2 पॉजिटिव चाहिए हमें। Zn2 पॉजिटिव चाहिए तो जिंक के हर एक एटम पहले न्यूट्रल थे। ठीक है। उसमें से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, तो बचा कौन? नेगेटिव बचा ना।
ठीक है, चलो इजी एग्जांपल से बता देते हैं, बहुत इजी एग्जांपल से। सपोज दैट किसी एटम के अंदर मान लो, इमेजिन कर लो, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जाहिर है एटम एज ए होल अभी न्यूट्रल है, इसमें से 2 पॉजिटिव को कहीं हम लेके जा रहे हैं, तो बचा कितना, ये निगेटिव बचा ना। ठीक है, तो यहाँ भी जिंक न्यूट्रल था, इससे केमिकल के अंदर गया जिंक का पॉजिटिव आयन, तो बचा निगेटिव ना। और इस तरह बहुत सारे जिंक एटम में ये काम हो रहा है, तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। गॉट दैट? ठीक है, अब देखो इसमें फर्दर आगे क्या हुआ, तो जिंक पॉजिटिव बन के जिंक ने इसको हटा दिया, इसको निकाल दिया बाहर हाइड्रोजन को, और खुद इसके साथ कंबाइन कर गया, किसके साथ, SO4 के साथ। तो बन गया क्या, ZnSO4 बन गया यहाँ पे। गॉट दैट? अब ये जो हाइड्रोजन निकला ना, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, तो ये हाइड्रोजन आयन है, यानी 2H प्लस है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे मूव करके इधर आने लगेगा, कॉपर प्लेट की तरफ आने लगेगा। गॉट दैट? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन धीरे धीरे मूव करके कॉपर प्लेट की तरफ आने लगेगा। अब यहाँ क्या होगा, देखो अभी कॉपर भी न्यूट्रल है, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कॉपर भी न्यूट्रल है। अब देखो कॉपर के करीब कौन पहुंच रहा है, कॉपर के करीब, कॉपर के नजदीक कौन पहुंच रहा है, 2H प्लस हाइड्रोजन का आयन पहुंच रहा है ना। तो नतीजा क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, नतीजा क्या होगा, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ रहा है, कॉपर अभी न्यूट्रल था, इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस न्यूट्रल कॉपर के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आने लगेंगे। गॉट दैट? कॉपर अभी तक न्यूट्रल था, यानी कॉपर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन इसके नजदीक आने लगा ना, अब कॉपर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। यानी हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए कॉपर प्लेट से। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए, अब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो क्या बन गया, ये H2 मॉलिक्यूल बन गया, H2 मॉलिक्यूल। और H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस बन के एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा, ये H2 गैस बन के एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा। अब देखो कॉपर पहले न्यूट्रल था, कॉपर में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था, कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं जा रहा है, कहां जा रहा है, हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करने। तो कॉपर में अब बचा क्या, तो कॉपर में यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा। गॉट दैट? और इस तरह बैटरी के अंदर, बैटरी के केमिकल रिएक्शन से बैटरी के प्लेट्स पे चार्ज डेवलप होने लगा। एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। गॉट दैट? ठीक है, अब देखो दोनों पे चार्ज डेवलप हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का होना, प्रोटॉन कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और नतीजा हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। गॉट दैट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चार्ज हो स्पेस में, मान लो पॉजिटिव नेचर का पॉजिटिव Q, और एक चार्ज हो स्पेस में नेगेटिव नेचर का, मान लो नेगेटिव Q, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, यस, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और बाद में कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगने लगेगा। तो देखो यहाँ भी तो अलग अलग पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो रहा है, बराबर चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे। तो यहाँ अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ भी अब कूलम्स फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अब देखो इन दो चार्जों को अगर हम लोग फ्री छोड़ दें, इन दो चार्ज को फ्री छोड़ दें, तो कूलम्स लॉ से क्या होगा, चार्जेस अट्रैक्ट होके एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, तो यहाँ भी तो चार्जेस अट्रैक्ट होके आना चाहेगा ना एक दूसरे के करीब। ठीक है, तो आना चाहेगा, यहाँ भी चार्जेस एक दूसरे के करीब आना चाहेगा, लेकिन इस बैटरी का केमिकल रिएक्शन उसको आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा, अब इसको भी समझो ध्यान से, ये भी मैंने बताया पिछले क्लास में।
चलो ध्यान से इसको फिर से समझो। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, तो यहां पे ये कंटेनर था, इसके अंदर डाइल्यूट, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 था। यहां पे हमने क्या किया, हमने कॉपर प्लेट को लगाया और हमने जिंक रॉड को लगाया। ठीक है, H2SO4 था, वो एक्चुअल में क्या था, तो H2 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, तो जिंक गया, यहाँ से जिंक ने जाके इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी H2 को बाहर निकाल दिया और खुद ये इसके साथ जाके कंबाइन हुआ। लेकिन कंबाइन होगा तो कैसे, Zn 2Zn प्लस के रूप में कंबाइन हुआ। नतीजा हुआ कि इस बचे हुए न्यूट्रल जिंक में अब इलेक्ट्रॉन से यहाँ बचने लगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा। H2 जो निकला वो किस फॉर्म में निकला, किस फॉर्म में निकला, तो H2 या ऐसे कहें तो 2H प्लस। ठीक है, चाहे तो हम लोग कहते हैं H2 2 प्लस या 2H प्लस। ठीक है, ये निकल के कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। यहाँ जाके H2 2 प्लस था या 2H प्लस हम लोग कहें, मान लो 2H प्लस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल के इसको न्यूट्रलाइज करने लगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसको न्यूट्रलाइज करने लगे। जैसे ये न्यूट्रलाइज हो गया, अब ये H2 गैस बन के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अपने मेरे सवाल पे आ जाओ। मेरा सवाल क्या था कि यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, डेफिनेटली यहाँ कूलम्स फोर्स लगेगा। कूलम्स फोर्स से चार्जेस अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। पास आने के लिए कौन सा मीडियम है इनके पास, पास आने के लिए कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू ये आ सकें, तो एयर में जंप करके तो चार्ज आएगा नहीं, कहाँ से आएगा। एक ही रास्ता बचा है ना, एक ही रास्ता बचा है ना कि अट्रैक्ट होके इस केमिकल के अंदर जाए। तो मैंने आपको बताया कि इस केमिकल रिएक्शन में ऐसी चीजें होंगी जो ये चीज होने नहीं देगा। मतलब ये जो चार्ज अट्रैक्ट होके, कूलम फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होके ये चार्ज एक दूसरे के करीब आना चाहेगा, उसको कौन नहीं आने देगा, इस बैटरी का केमिकल रिएक्शन। अब सोचो इसके अंदर क्या होता होगा कि इस चार्ज को वापस नहीं आने देगा। ये मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके कूलम फोर्स की वजह से इसके अंदर से होके यहां जाना चाहेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। क्यों, कूलम फोर्स की वजह से। लेकिन बैटरी के केमिकल रिएक्शन में ऐसी चीजें होंगी जो इसको ऐसा नहीं करने देंगी। देखो अब ध्यान से समझो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि H2 प्लस इधर आने लगता है, कहाँ, कॉपर प्लेट की तरफ, और SO4 जो है ना, SO4 जब टूटा इसके साथ, तो SO4 क्या था, SO4 2 माइनस था। तो SO4 जब टूटा इसके पास ना, तो SO4 केमिकली इस साइड आने लगता है। तो यहाँ SO4 का नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज इधर आना भी चाहे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्सन होगा ना कूलम्स लॉ के हिसाब से। यस, तो इसका रिपल्सन इसको इधर आने नहीं देता है। समझो, इन दोनों के बीच का कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू इधर लाना चाहता था। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में लगा हुआ कूलम फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहां से यहां तक लाना चाहता था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन ने इसको यहां से आने नहीं दिया। समझ में आ रहा है? यानी बैटरी की केमिकल एनर्जी ने यहां पे इस चार्ज को वापस आके इसको न्यूट्रलाइज नहीं करने दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, अलग अलग चार्ज क्रिएट हो गया और आपका बैटरी तैयार हो गया। अब इस बैटरी से काम कैसे कर पाएंगे हम लोग, इस बैटरी से काम कैसे कर पाएंगे, तो जैसे यहाँ हम लोग काम करते थे ड्राई सेल से, थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था ड्राई सेल का हमने एग्जाम्पल लिया था। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाहर से आके वायर से एक सर्किट हम लोग बना दे रहे हैं और इस वायर के थ्रू, इस कंडक्टिंग पाथ के थ्रू चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। यहां भी ऐसा होगा ना, यहां ऐसा कर सकते हैं, इस केस में भी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी एक वायर को लाएंगे और यहां से वायर को ले जाके इस बल्ब से होते हुए कनेक्ट कर देंगे।
अब देखो कूलम्स फोर्स था पहले भी, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में पहले भी लग रहा था, लेकिन पहले इन दोनों को अट्रैक्ट होके एक दूसरे के नजदीक आने का जरिया सिर्फ एक ही था, पाथ सिर्फ एक ही था। कौन सा? इस केमिकल रिएक्शन के अंदर से होके आना, क्योंकि चार्ज एयर में तो जंप कर नहीं रहा है। यानी कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा था, लेकिन इस कूलम फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से दोनों अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के करीब नहीं आ रहा था, क्योंकि आता कहां से आता? तो एक ही रास्ता था इस केमिकल में आने का, केमिकल के थ्रू आने का, लेकिन इस केमिकल के अंदर इसके रिएक्शन ने इसको ऐसा करने नहीं दिया। तो कूलम फोर्स उस वक्त भी था, कूलम फोर्स अब भी है, लेकिन अब हमने क्या किया? एक नया रास्ता इसको दे दिया। कैसे दे दिया हमने? तो इस कंडक्टिंग पाथ को, इस वायर को लगा के। अट्रैक्शन तब भी था, अट्रैक्शन अब भी है, लेकिन पहले जाने का रास्ता सिर्फ यही था, और इस रास्ते में ये डिस्टर्बेंस था, इस रास्ते में ये डिस्टर्बेंस था, लेकिन अब हमने एक नया रास्ता दे दिया। इस रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो अब चार्ज का मूवमेंट होगा। अब देखो मूवमेंट क्यों हो रहा है? यस, ठीक है। तो देखो चार्ज का मूवमेंट होने के कारण को समझो। अलग अलग कारण है लेकिन सब एक ही चीज है, अलग अलग कारण है लेकिन सब एक ही चीज है। चार्ज के मूवमेंट का कारण इन दोनों के बीच में, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला कूलम्स फोर्स है। चार्ज का मूवमेंट इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन है। चार्ज का मूवमेंट इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से है। तो चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो अब इलेक्ट्रॉन्स, जो इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर से मूव करने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस फिलामेंट से होते हुए, इस फिलामेंट से होते हुए इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स आके, अब पॉजिटिव चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, न्यूट्रलाइज करने लगेगा। न्यूट्रलाइज जैसे ही करने लगेगा, अगेन बैटरी का केमिकल एक्शन यहाँ जाके और चार्ज डेवलप करेगा, या और चार्ज डेवलप करेगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। आपने देखा होगा टॉर्च की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो जलना बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक उसमें चार्ज है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। गॉट दैट? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इस रेजिस्टेंस के अंदर, बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, तो नतीजा होगा कि अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो करंट है, सपोज दैट आई करंट है, तो आई का स्क्वायर इंटू आर, इतनी हीट इसके अंदर डेवलप होने लगेगी, और हीट डेवलप होगा तो वहाँ पे वो फिलामेंट ग्लो करने लगेगा, और वहाँ से लाइट वाला ये बल्ब जलने लगेगा, और हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग करा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल वर्क क्यों हो रहा है? इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। गॉट दैट? इस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? तो कॉपर प्लेट और जिंक रॉड, ये जो दो टर्मिनल हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का मूवमेंट हुआ और यहाँ पे वर्क डन हुआ। गॉट दैट? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत हद तक आपका, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ दो तरह की चीजें हैं, आपको बहुत हद तक समझ में आ गया। अब एक कंसेप्ट और समझ लो, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो तरह के करंट की बात करते हैं, ठीक है। दो तरह के करंट की हम लोग चर्चा करेंगे। होता क्या है कि यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से हो रहा होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यस, तो यहाँ से, ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है? तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस बैटरी के नेगेटिव प्लेट से, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लगातार निकलते हुए इधर आ रहे हैं, इधर से इस बल्ब के फिलामेंट से होके गुजरते हुए वापस यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन इधर गया और घूम के वापस आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। लेकिन बैटरी के अंदर की केमिकल एनर्जी वापस यहाँ पे चार्ज को प्लेस करती रहेगी, यानी हर वक्त चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है और बैटरी की केमिकल एनर्जी ने चार्ज को प्लेस कर रखा है यहाँ पे। ये चीजें लगातार हो रही हैं। गॉट दैट? ठीक है। अब देखो यहाँ दो तरह के करंट की हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो करंट है ना, ये रियल करंट है। कौन सा करंट? तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन का निकलना
और इस सर्किट के थ्रू होते हुए वापस इस पॉजिटिव प्लेट से होते हुए वापस आके इस पाथ को कंप्लीट कर लेना, ये रियल करंट है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वजह से है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। चाहो तो लिख लो, कॉपी में लिख लो, बहुत जरूरी है। आगे बाद में डेफिनेशन लिखाएंगे, डेफिनेशन बाद में लिखाएंगे, पहले समझ लीजिए। तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। डायरेक्शन बना के अपनी कॉपी में बना लीजिए आप लोग, डायरेक्शन दिखा के। कौन सा करंट? तो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है इस सर्किट के थ्रू होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हुए यहाँ से वापस आके पॉजिटिव प्लेट से होते हुए एक पाथ को कंप्लीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ओके। अब आगे समझो, आगे अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि आज जो चीजें हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, आज जो टेक्नोलॉजी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, आज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज़ों को हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को काम करते देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चीज़ें अचानक से कहीं भी नहीं आई, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक है, साइंटिफिक चीज़ों का अलग अलग इन्वेंशंस होते रहे, अलग अलग लॉज को अलग अलग साइंटिस्ट ने डिवाइस किया, अलग अलग फार्मूलाज को प्रपोज किया, अलग अलग कंसेप्ट को हमें बताया, और उन साइंस के कंसेप्ट को, रूल्स को सीख के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने आप को एडवांस बनाते बनाते नई टेक्निक्स को यूज़ करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में ही लोगों को, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लोगों को ये फील तो जरूर होता था कि कुछ ना कुछ बहुत चमत्कारिक है, लेकिन वो उसके पीछे के लॉजिक को, उसके पीछे के कारण को नहीं जानते थे। तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने चार्ज के बारे में जानना शुरू किया, स्टार्टिंग में जब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना शुरू किया, तो उस समय नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट उन्हें नहीं पता था। ठीक है, ध्यान से समझना, उस समय नेगेटिव चार्ज के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो समझते थे कि चार्ज कुछ है, और वो हमेशा मान के चलते थे कि चार्ज जो है पॉजिटिव नेचर का है। तो उस समय लोग जो करंट को समझते थे ना स्टार्टिंग में, वो लोग मान के चलते थे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज हुआ करता होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के वजह से करंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले के समय में, जब स्टार्टिंग के समय में, इनिशियल फेज में जब थोड़ा थोड़ा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आने लगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी लोगों को नहीं थी। ठीक है, उस समय जो एटॉमिक मॉडल्स था ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल, और धीरे धीरे आज हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं, और उससे हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स में, शेल्स और सबशेल्स में रोटेट कर रहे हैं, और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन है। लेकिन वो कंसेप्ट लोगों को नहीं पता था स्टार्टिंग के समय में। तो स्टार्टिंग के समय में लोग समझते थे कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, स्टार्टिंग के समय में, इनिशियल फेज में। तो ये चीजें, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम लोग आज भी अडॉप्ट करते हैं सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। यानी यहां आपने देखा कि रियल करंट क्या है, एक्चुअल करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से, इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज, सब में एंटी क्लॉकवाइज कोई जरूरी नहीं है, इस सर्किट में मान लो एंटी क्लॉकवाइज। यानी रियल करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही रियल करंट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लोग समझते क्या थे कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। यानी अगर एज्यूम करो कि पॉजिटिव चार्ज अगर निकल के यहां से मूव करता, यहां से मूव करता और यहां पे ऐसे जाता, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, ऐसा होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के इस सर्किट के थ्रू होते हुए यहां से यहां तक जाता, तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। लिख लीजिए, कन्वेंशनल करंट, CONVENTIONAL। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको पढ़ाया था, बताया था मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ही कि साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सारे टर्म का नाम से ही पता चल जाता है मतलब। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स का अगर नाम पे ध्यान दो तो नाम से ही उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल? परंपरागत। यस, परंपरा से। कन्वेंशनल बना है कन्वेंशन से, कन्वेंशन का मतलब है परंपरा से। यानी स्टार्टिंग के समय में लोगों ने जो एज्यूम किया था ना, एक परंपरा से बहुत पहले लोगों ने एज्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है। स्टार्टिंग के समय के लोगों ने एज्यूम किया था, ऐसा समझा था ऐसा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है। इस करंट को हम लोग बोलेंगे परंपरागत करंट, यानी कन्वेंशनल करंट। बस दिमाग में बैठा लेना है कि रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है सॉलिड बॉडी के अंदर। एक क्लास में मैंने आपको यह भी बताया है कि फ्लूइड के अंदर
फ्लूइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। आगे चल के और डिटेल से बताएंगे ऐसा क्यों। तो रियल में ऐसा नहीं हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, लेकिन परंपरा से हम लोगों ने मान लिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए आज भी इसको परंपरा से हम लोग मानते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपको अंतर समझ में आ गया। एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ये होता है कि वो यस, तो रियल में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और हमने परंपरा से इसको मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। अब देखो मन में एक सवाल उठना चाहिए, मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग जानते हैं जबकि ये गलत है, हम लोग जब जानते हैं कि ये गलत है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट तो होता ही नहीं है, फिर भी आज तक हम लोग इसको क्यों लेके चल रहे हैं, क्यों परंपरा से इसको लेके चल रहे हैं, सोचो। नहीं तो आपको तो पता है ये गलत है ना। देखो समझो, पहले ध्यान से समझो, जैसे एटॉमिक मॉडल ही एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो कि अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम के कॉन्फ़िगरेशन को बताना शुरू किया, एटम के स्वरूप को बताना शुरू किया। स्टार्टिंग में आया थॉमसन प्लम पर्डिंग मॉडल, ठीक है, लोगों ने थॉमसन प्लम पर्डिंग मॉडल को समझा, धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, थॉमसन प्लम पर्डिंग मॉडल में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, तो लोगों ने क्या किया, उसको हटा दिया। उसके बाद नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुआ, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल को लोगों ने समझा, बहुत सारा कंसेप्ट उससे क्लियर हुआ, बहुत सारे चीज़ों को डिफाइन करना आसान हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर पाना आसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी लोगों को ड्रॉबैक मिलने लगा। फिर क्या हुआ, फाइनली अल्टीमेटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोगों ने देखा और अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स से, अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशन से, अलग अलग थ्योरीज से हमने आज के केमिकल एनर्जी को, आज के केमिकल रिएक्शंस को हमने समझा और सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर पा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें गलत लगी समय के साथ उसको हम लोग हटाते चले गए, लेकिन ये चीज़ें जब हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी आज तक हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, क्यों? एक क्वेश्चन उठना चाहिए ना मन में। तो देखो, हमेशा से देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि उस समय के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एज्यूम कर लिया, पॉजिटिव एज्यूम कर लिया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक कन्वेंशन है। मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं एज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी अगर हम लोग नंबर सिस्टम इस तरह से लेते हैं, मान लो सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं एज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, एज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी अगर हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी के उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगे तो हम लोग बोलेंगे कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का हमने सहारा लिया। क्यों सहारा लिया? तो इस साइन को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ साइन का क्या मतलब है, मान लो एक्स डिस्टेंस इधर मूव कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस इधर मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स और इसको निगेटिव एक्स। लेकिन क्या ये दूरी अलग अलग है या बराबर नहीं है? यहां से यहां तक जो गई हुई दूरी है, ये क्या दूरी बराबर नहीं? इधर एक्स डायरेक्शन से मूव किए, हमने कहा पॉजिटिव एक्स, इधर एक्स डायरेक्शन से मूव किए, हमने कहा निगेटिव एक्स। लेकिन सोचो तो इस 0 पॉइंट से क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है? बराबर है ना? तो पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है? सिर्फ डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हमने पॉजिटिव और निगेटिव साइन कन्वेंशन का हमने सहारा लिया। उसी तरह साइंटिस्ट को दो तरह का चार्ज मिला था, दो तरह का चार्ज उन्हें मिला था। एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता था बाहर की तरफ, और एक चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता था अंदर की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन दोनों चार्जेस को अलग अलग दिखाने का तरीका, तो उन्हें पता था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का साइन कन्वेंशन का उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने कह दिया कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है। ये सिर्फ परंपरा की चीजें हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, परंपरा से ली हुई चीजें। उस समय साइंटिस्ट इसको अगर पॉजिटिव मानते तो आज तक हम लोग पॉजिटिव ही पढ़े आ रहे होते, इसको नेगेटिव मानते तो आज तक हम लोग नेगेटिव ही पढ़ रहे आ रहे होते। समझ में आ रहा है? तो परंपरा से इन चीजों को लिया। अब देखो वापस आते हैं हम लोग वहां पे, अब आते हैं वापस यहाँ पे। होगा क्या, चलो साइंटिस्ट ने एज्यूम तो कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, हमने साइन कन्वेंशन का भी सहारा ले लिया, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा दिया। अब होगा क्या ना कि नेगेटिव चलो मान के चले आ रहे हैं, तो अभी तक मान तो रहे हैं, लेकिन इसका एनालिसिस जब जब हम लोग करेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक करंट का जब जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, हर वक्त ये नेगेटिव आता चला जाएगा इक्वेशन में। क्योंकि जब भी एनालिसिस करेंगे तो कैसे एनालिसिस करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स का यूज करके सॉल्व करेंगे।
कि कभी भी किसी फेनोमेनन को हम लोग समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, किसी रिजल्ट को निकालेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करके रिजल्ट को निकालेंगे। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट का, हर बार नेगेटिव साइन आपके इक्वेशन में आता चला जाएगा, आएगा, और हर बार आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो उससे आसान तरीका क्या है कि अगर इसको हम लोग अपने कैलकुलेशन में लेके चलें तो हमारा सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आपके इक्वेशन में लगातार नहीं आता चला जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हुए भी कि वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, वास्तविक में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, ये जानते हुए भी हम लोग इसको अडॉप्ट करके चलते हैं। इससे हमारा एनालिसिस, इससे हमारा कैलकुलेशन, इससे हमारा इंटरप्रिटेशन, इससे हमारा रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है। तो आज से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, लेकिन जब भी जो भी सर्किट एनालिसिस हम लोग करेंगे, जब भी जिस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी जिस सर्किट का प्रॉब्लम्स को हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वहां हम लोग कन्वेंशनल करंट को ही लेके चलेंगे। गॉट दैट? तो आज का क्लास रहने दे इतना। ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं यहाँ। थैंक यू टू ऑल।